जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी एक अच्छे फॉर्म में है, जो कि इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, और उनके चारों तरफ जो भी सीज होंगे उनका हम नामकरण कर देते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर हमने अपने इंडिया की साइड में अरेबियन सी रख दिया नाम उसका, इंडियन ओशन के अंदर में है, लेकिन ये क्या है, अरेबियन सी है। इसीलिए अरेबियन सी क्या है, एक प्रकार का मार्जिनल सी हो गया। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर जैसे अरेबियन सी हो गया, बाल्टिक सी हो गया, बे ऑफ बंगाल, बेरिंग सी, ब्लैक सी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, ये सब के सब जितने भी हैं वो सब मार्जिनल सीज के अंदर में। मतलब मार्जिनल सीज के अंदर में केवल सीज ही नहीं बल्कि गल्फ और बे ये सभी आ जाएंगे। अब ये क्या होते हैं, ये हम लेक्चर के एंड तक पहुंचते इनको भी हम डिफाइन कर लेंगे अच्छे से। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि ये सब के सब मार्जिनल सीज के अंदर ही आते हैं। फिर जो ओपन ओशंस होते हैं, या फिर हम ये समझें कि ओशन और मार्जिनल सी में क्या डिफरेंस होता है, तो आप ये समझो कि मार्जिनल सीज एक तो हमने बताया कि यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी का प्रोमिनेंस काफी अच्छा होता है, और यहाँ पर जो मार्जिनल सीज है इनका डेप्थ काफी गहरा तो होगा नहीं, क्योंकि आप ये समझोगे ना कि मार्जिनल सीज मोर और लेस कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर ही तो बनेंगे, है कि नहीं। हो सकता है कहीं ऐसा रीजन हो जहां पर एबिसल प्लेन के पास में भी ये मार्जिनल सीज बन जाए। अब हमने लास्ट लेक्चर में सारी चीजें पढ़ रखी हैं कि ओशनोग्राफी की जब भी हमने ओशनिक रिलीफ पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, एक शैलो रीजन होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहां से थोड़ा सा स्टीप स्लोप आता है, इसका नाम हमने दिया था कॉन्टिनेंटल स्लोप, और इसके बाद वापस से एक हाई राइज, मतलब कि वापस से जो इनका स्लोप है वो ऊपर की तरफ उठता है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है कॉन्टिनेंटल राइज, और इसके बाद यहां से कंटिन्यू होता है एबिसल प्लेन। इतनी बात आपको याद होगी मुझे लगता है। इसके बेसिस पर अब यहाँ पर ये डिफरेंस आता है कि मोर और लेस जो भी मार्जिनल सीज होते हैं वो हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले एरियाज में ही होते हैं, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले एरियाज में हमने ये बात की थी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ये हाईली प्रोडक्टिव नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका डेप्थ काफी ज्यादा हो नहीं पाता है, सन रेज यहाँ तक पहुंच सकती हैं, जिसके बेसिस पर यहाँ पर प्लांट का ग्रोथ होता है, प्लांट की ग्रोथ से यहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी या फिर फिश अपना एक हैबिटेट खोज सकती है, और जब यहाँ पर फिश इर्द गिर्द यहीं पर घूमती फिरती मिलेगी, ऑब्वियस बात है कि ह्यूमन एक्टिविटी में फिशिंग का जो एक कल्चर है वो फिशिंग इन्हीं कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर हमको काफी हद तक देखने को मिलेगा। इन पूरे रीजन में मार्जिनल सीज भी आप ये समझ सकते हो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले पोर्शन का, या फिर जो भी हम लास्ट लेक्चर में ओशनोग्राफी के अंदर ओशनिक रिलीफ को पढ़ रहे थे उसी का एक कंटिन्यूएशन पार्ट है, मतलब कि आप टॉपिक्स को रिलेट करके पढ़ सकते हो। अब मार्जिनल सीज जनरली शैलोअर नेचर के होते हैं, क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आसपास ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज काफी होती हैं, जिस हिसाब से हमने देखा था कि मार्जिनल कैनियंस, मार्जिनल गॉर्जेस, ये सब चीजें यहाँ पर मिलती थी ना, तो इसी हिसाब से यहाँ पर भी रिवर का रन ऑफ देखने को मिलेगा। इसके बेसिस पर वाटर सर्कुलेशन भी देखने को मिलेगा। वाटर सर्कुलेशन जो भी इनके शेप्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होगा, तो यहाँ पर वाटर सर्कुलेशन कैसा होना चाहिए या फिर कैसे इंपैक्ट डालता है, अभी हम लोग आज ही के लेक्चर में गल्फ ऑफ मैक्सिको को पढ़ेंगे थोड़ी डिटेल में। वहां पर आपका वाटर सर्कुलेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और बाकी रन ऑफ या फिर वाटर सर्कुलेशन से कैसे क्लाइमेट इंपैक्ट पड़ता है इसके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्या? बिल्कुल पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि जिस हिसाब से अगर हम यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन को, यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको आ रहा था, और हमने फिर यहाँ पर साउथ अमेरिका वाला पोर्शन देखा था, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको का हमने पढ़ा था कि कैसे यहाँ पर जो भी वार्म करंट्स होते हैं, मतलब यहाँ पर हमने देखा था ये इक्वेटर वाला रीजन है। अब यहाँ से अगर कुछ ओशन करंट गल्फ ऑफ मैक्सिको में अंदर घुसती हैं तो ये इस बॉर्डर से टकराते हुए ऊपर की तरफ चली जाती हैं, और यहाँ पर कौन सा कंट्री है, ये है हमारा यूके। तो यहाँ पर ठंडी होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि ये वार्म करंट ऊपर चली जाती है तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हार्बर्स होते हैं। हार्बर्स कहाँ पर क्या होते हैं, मतलब जहाँ पर शिप वगैरह डॉक होते हैं, या फिर कुछ ऐसे इनको हम लोग डॉकयार्ड भी बोलते हैं। पता होगा ना आपको ये सारी चीजें, डॉकयार्ड, हार्बर, जहां पर शिप वगैरह रुकती हैं, वहां पर सामान वहां पर लोड होता है और फिर वो दूसरे दूसरे कंट्रीज में ट्रैवल करके ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं। तो अगर ये वार्म करंट्स ऊपर ना जाए ना तो ये पूरे के पूरे डॉकयार्ड, हार्बर्स, इन सबके ऊपर बर्फ जम जाए, ऐसा होता है। लेकिन चूंकि इन वार्म करंट्स का अपना एक इन्फ्लुएंशियल सर्कमस्टांसेस या फिर एक इन्फ्लुएंशियल रीजन डेवलप होता है, जिसके बेसिस पर ये वार्म करंट यहाँ पर मिलती है और पानी इतना ठंडा नहीं हो पाता है, जम नहीं पाता है, और ये डॉकयार्ड जो है ये 12 महीने फंक्शनल होता है। वरना अगर ऐसा ना हो पाता तो यहाँ पर मुश्किल से 4 से 5 महीने ही ये फंक्शनिंग हो पाते। तो ना केवल मार्जिनल सीज का क्लाइमेटिक इंपैक्ट है, बल्कि इस क्लाइमेटिक इंपैक्ट से हम लोग इकोनॉमी को भी रिलेट करके देख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सारी बात हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो अब हम एक एक करके मार्जिनल सीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैप वर्क यहाँ से थोड़ा स्ट्रिक्टली हम डेविएट करेंगे अपने पूरे थ्योरेटिकल रीजन को या फिर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अपने मैप वर्क में। तो मैं आप सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आप अपने अपने मैप्स जो हैं वो यहाँ पर लेके बैठे होंगे, और इसके बेसिस पर अब हम मार्जिनल सीज को एक एक करके लोकेट करके देखते हैं। तो हम एटलीस्ट आज के टाइम पर जितने भी मार्जिनल सीज हैं इंपॉर्टेंट वाले, उन सबको हम लोकेट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मार्जिनल सी के नाम पर हमको बेरेंट सी और आइस सी देखने को मिलता है। अब आप समझो कि बेरेंट सी और आइस सी कहाँ पर है, तो आप जरा मैप उठा लो और मैप में आप यूरोप या रशिया वाला पोर्शन खोलो, जिसमें आपको यूरोप का भी मैप दिखता हो आर्कटिक ओशन में, और आपको थोड़ा सा आपको यूरोप का जो मैप है वो अटलांटिक ओशन में दिखता हो, और साथ ही साथ अटलांटिक ओशन के अलावा आपको आर्कटिक ओशन का भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो। अब चूंकि मैंने इन सभी ओशंस को मैप वर्क में ऑलरेडी डेजिग्नेट कर दिया है, तो मैं आशा कर रहा हूं आप लोगों से कि आपको आर्कटिक ओशन और अटलांटिक ओशन का पता होगा कि ये कहां पर है। देखो आर्कटिक ओशन में अगर हम बात करेंगे तो ऊपर रशिया वाला रीजन जो है, हमने एक बात पढ़ी थी ना कि ये अगर नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन है तो इसके ऊपर यहाँ पर ग्रीनलैंड था, ग्रीनलैंड के बगल में यहाँ पर एक छोटा सा आइसलैंड था, और यहाँ पर यूके वाला पोर्शन हम देख रहे थे। यही यूके वाला पोर्शन को हमने जूम करके यहाँ पर प्रेजेंट किया है। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। और यहीं से क्या होता था, कुछ रशिया वाली कंट्री या फिर यूरोप वाली कंट्री यहाँ पर, और ये वाला रीजन जो है ये कौन सा रीजन है, ये है आर्कटिक ओशन। और इसके बाद यहाँ वाला जो रीजन है ये अफ्रीका है, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी हो गया। ठीक, ये छोटा पोर्शन आपको समझ पा रहे ना। और ये वाला जो पोर्शन है एस शेप में, ये कौन सा रीजन बनेगा, ये बनेगा हमारा अटलांटिक ओशन। सिंपल सी बात है ये। अब देखो इतना पिक्चर आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले बेरेंट सी कहां पर है। बेरेंट सी को हमेशा याद रखना कि ये 3 नॉर्वेजियन कंट्रीज हैं। नॉर्वेजियन कंट्री कौन कौन से, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये 3 कंट्रीज को हम लोग नॉर्वेजियन कंट्रीज बोलते हैं। ठीक, ये 3 लाइंस आपको पता होना चाहिए, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, और इनके जस्ट ऊपर आपको नॉर्वेजियन सी भी देखने को मिलेगा। और इसके जस्ट ऊपर मतलब कि आइसलैंड और यहाँ यूरोप के बीच में अगर आपसे कोई पूछे कौन सा सी होता है तो आप बताओगे कि ये है हमारा बेरेंट सी। ठीक है, बेरेंट सी को आपने लोकेट कर लिया अच्छे से। अब आप आओ इन्हीं कंट्रीज से थोड़ा सा नीचे, इस डायरेक्शन में नीचे बढ़ोगे आप, तो मैंने अभी जो मैप प्रेजेंट किया था आपके सामने एक, तो आप यूके का मैप देख रहे होगे। इस यूके के मैप में आप देखो सबसे पहले, अच्छा एक कंफ्यूजन आपकी यहाँ पर दूर करने की कोशिश करता हूँ। आपको पता है कि यूके क्या होता है, ब्रिटेन क्या होता है, या फिर जिसको हम ब्रिटिश बोलते हैं, ब्रिटिशर्स, या फिर हम एक और वर्ड यूज करते हैं इंग्लैंड, इन सबके बीच में क्या डिफरेंस है आखिर, मैं इसको क्लियर करता हूं थोड़ा, आप इसको समझना कि देखो ये पूरा जो आइलैंड टाइप का ये जो आपको एक फिगर दिख रहा होगा आपके अपने एटलस में, तो इसमें एक ये जो छोटा वाला आइलैंड है इसके 2 टुकड़े हुए हैं। एक जो नीचे वाला सदर्न रीजन है, इस सदर्न रीजन को हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इसका इंग्लैंड के साथ या फिर किसी दूसरे कंट्रीज के साथ एज सच कहीं पर भी बाउंडेशन में रिलेशन नहीं है। जैसे कि एक इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसी तरीके से रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, क्योंकि इसके नाम में भी रिपब्लिक लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि अपने आप में एक रिपब्लिक कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड आप देखोगे कि केवल और केवल ये वाला जो रीजन है, इतना रीजन ही इंग्लैंड का रीजन है। ठीक, और ये जो एक बड़ा सा आइलैंड देखने को मिल रहा है, इसमें 2 और कंट्रीज होती हैं। एक होता है इसके नदर्न पोर्शन पर स्कॉटलैंड, और इसके यहाँ पर आपको एक मिलता है एक और कंट्री जिसको हम बोलते हैं वेल्स। तो अगर इन तीनों कंट्रीज को मिला दिया जाए तो ये बनते हैं हमारे ब्रिटिश, या फिर ये बनते हैं हमारे ब्रिटेन।
ठीक है। इन 3 कंट्रीज को मिला के बनते हैं ब्रिटेन। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्रिटेन में कितने कंट्रीज हैं, तो आप बताओगे 3 कंट्रीज हैं। एक हमारा स्कॉटलैंड है, एक इंग्लैंड है और एक वेल्स है। इन 3 कंट्रीज को मिला के ये बनते हैं ब्रिटेन। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। ये पूरा नाम है इनका बड़ा सा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। जब भी इसकी बात होती है तो आप ये समझो कि जो भी अभी तक का ब्रिटेन है, इस ब्रिटेन में हम लोग आयरलैंड का जो ऊपर वाला पोर्शन है, जिसको हम लोग नदर्न आयरलैंड का नाम देते हैं, ये भी इंक्लूड होता है। तो जब भी हम यूके को बोलते हैं तो यूके के अंदर 4 कंट्रीज आते हैं इन जनरल। यूके बोलते हैं, ऐसे पूरा नाम इनका क्या है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूके से डिनोट करते हैं अपनी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। यूके के अंदर 4 कंट्रीज आते हैं। एक आता है नदर्न आयरलैंड, एक आता है स्कॉटलैंड, एक आता है इंग्लैंड और एक आता है वेल्स। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और यूके में केवल ये 4 कंट्रीज ही नहीं, इसके आसपास में लगभग ऐसे 15,000 से ज्यादा छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो कि इस यूके का पार्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको छोटा सा आइलैंड दिख रहा होगा जिसको आइल बोल रहे हैं, आइल ऑफ मन। यहाँ पर आपको वेस्टर्न आइल्स दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपको छोटे छोटे चर्नी आइलैंड्स, शेट आइलैंड्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। तो ये सब भी यूके के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे एक्चुअल में नॉर्थ सी की या फिर आयरिश सी की। तो एक तो आयरिश सी बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि आयरलैंड के पास ही होगा आयरिश सी, और यहाँ वाला जो अंदर का पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं आयरिश सी। और एक और सी आप लोग याद रखो, ये है आपका नॉर्थ सी। सिंपल सी बात है बिल्कुल। अब यहाँ पर कुछ और छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। वो ये है कि आपको इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपने बहुत बार पढ़ा होगा ना कि इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है इन्होंने। सबसे पहली कौन महिला है जिसने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया है, या फिर सबसे पहला इंसान जिसने इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया, तो वो इंग्लिश चैनल कहाँ पे है, यहाँ पर है। वो इंग्लिश चैनल बेसिकली आपको फ्रांस और उसके बगल वाले कंट्रीज के बीच में दिखेगा, और यहाँ पर फ्रांस वाली कंट्री जो है यहाँ पर कहीं पर। तो एक छोटा सा पैसेज आपको दिखता है यहाँ पर। इस पैसेज का नाम क्या है, इस पैसेज का नाम आप लोग पढ़ रहे होंगे डंकन पैसेज। तो आपको ये डंकन पैसेज याद होना चाहिए। इसके अलावा ये नॉर्थ सी कहाँ पर है, तो नॉर्थ सी बाकी के यूरोपियन कंट्री और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के जो बीच वाला रीजन है, इस वाले रीजन में, इन दोनों के बीच में क्या आता है, नॉर्थ सी आता है। यहाँ पर आयरिश सी आता है, और आयरिश सी के ऊपर ये पूरा अटलांटिक ओशन वाला रीजन है। ठीक है, इतनी बातें। एक और चीज आपको याद होनी चाहिए कि यहाँ पर तो आयरिश सी है, और यहाँ पर कौन सी सी है, ये है आपके पास सेल्टिक सी। ठीक, इसको भी आप मार्क कर लो अपने मैप में, ये है सेल्टिक सी। मतलब 4-5 सीज हो गए यहाँ पे, एक तो आयरिश सी, एक नॉर्थ सी, सेल्टिक सी, और ऊपर अभी हमने पढ़ा यहाँ पर बैरेंट सी, और यहाँ पर हमने पढ़ा नॉर्वेजियन सी। अब ग्रीनलैंड के नीचे वाला जो पोर्शन है वो ग्रीनलैंड सी होगा, और यहाँ पर एक कारा सी है। कारा सी को भी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इवन बैरेंट सी को भी हम आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये 3, 4, 5 ये जो भी सीज देखे हैं, ये सब मार्जिनल सीज हैं, और इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लो। और इनके पीछे की जो भी थोड़ी बहुत स्टोरीज थी वो मैंने आपको समझा दी, जिसके बेसिस पर आपको छोटी इन्फॉर्मेशन पता हो सके। ठीक है, अब कुछ और मार्जिनल सीज है, जैसे कि अर्जेंटाइन सी, तो ये अर्जेंटीना के पास होगा। कैरिबियन सी, कैरिबियन सी बेसिकली हमने ऑलरेडी अपने अपने नॉर्थ अमेरिका वाले पोर्शन में मैप किया था कि यहाँ पर जो कैरिबियन आइलैंड्स हैं इसके इर्द गिर्द कैरिबियन सी होता है। फिर हमने इंग्लिश चैनल पढ़ लिया अभी कि अभी गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये जो गल्फ बना रहा है, ये गल्फ कौन सा है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसके अलावा हडसन बे हमने कहाँ पढ़ा था, हडसन बे हमने इस वाले रीजन में पढ़ा था कि ये हमारा क्या है, ये है हडसन बे। इसके बाद हमने आयरिश सी पढ़ लिया है कि नहीं। फिर लैब्राडोर सी, लैब्राडोर सी भी हमने मार्क कर लिया था, कहाँ पर है लैब्राडोर सी, यहाँ पर है, ये क्या है, ले है लैब्राडोर सी। फिर मेडिटेरेनियन सी, इसको हम लोग जानते हैं बहुत ही फेमस है, ये वाला पूरा जो रीजन है इसमें इसको हम बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी, लेकिन इसके अंदर भी छोटे छोटे अलग अलग सीज है। फिर हमने पढ़ा नॉर्थ सी, नॉर्थ सी कहाँ पर है, ये वाला पोर्शन है नॉर्थ सी का। ठीक है, फिर हमने पढ़ा नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन सी कहाँ पर हमने पढ़ा था, यहाँ पर। फिर उसके बाद है स्कॉटिया सी, स्कॉटिया स्कॉटलैंड के पास में होगा, और ये स्कॉटलैंड कहाँ पर है, स्कॉटलैंड हमने पढ़ा कि ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये है स्कॉटिया सी, और इसके पास में जो भी ये वाला सी है इसको हम लोग बोलेंगे स्कॉटिया सी, स्कॉटलैंड के पास। सिंपल सा है, नाम जो है वो कंट्री के नाम पर ही बहुत जगह पढ़ते हैं। तो नॉर्वेजियन कंट्री 3 कंट्री जो हमने पढ़ा था, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, और इसके अलावा स्कॉटिया मतलब स्कॉटलैंड, आयरिश मतलब आयरलैंड, कैरिबियन मतलब कैरिबियन आइलैंड वाला पूरा, अर्जेंटाइन सी मतलब अर्जेंटीना के पास। इतने सारे आपको मार्जिनल सीज याद हो गए क्या, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अर्जेंटीना सी जो होगा वो अर्जेंटीना के पास, मतलब कि यहाँ वाला अर्जेंटीना कंट्री कहाँ है, यहाँ पर। तो अर्जेंटीना के पास कौन सा सी होगा, यहाँ पर, ये होगा अर्जेंटाइन सी। फिर आता है कैरिबियन सी, कैरिबियन सी कहाँ पर है, ये वाला रीजन कैरिबियन आइलैंड के पास में। इंग्लिश चैनल कहाँ पर होगा, ये वाला जो रीजन है ये होगा इंग्लिश चैनल। ठीक, फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये रहा गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये अंदर वाला पूरा पोर्शन। फिर हडसन बे, हडसन बे कहाँ पढ़ा था हमने, ये रहा हडसन बे। इसके बाद आयरिश सी, आयरलैंड के बीच में हमने पढ़ा कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं पर ये जो डॉट दिख रहा होगा आपको, ये आयरिश सी है। इसके अलावा हमने यहाँ पर सेल्टिक सी भी पढ़ लिया। फिर लैब्राडोर सी, लैब्राडोर सी यहाँ पर रहा है, मेडिटेरेनियन सी तो बड़ा सा है ही है। फिर नॉर्थ सी कहाँ पर है, यूके के बगल में, ये रहा नॉर्थ सी, उसके ऊपर नॉर्वेजियन सी, और यहाँ पर स्कॉटिया सी। तो इतने सारे आपने मैप कर लिया, और याद भी कर लेना, अभी कभी दोबारा कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको। तो अगर ये ब्लैक मैप आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जब भी आप प्रिंट आउट निकालोगे तो इस पूरे स्लाइड को आप ढक के आप यहाँ पर उन सभी रीजन को मैप करोगे। ठीक है, ये हडसन बे है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरिबियन सी, अर्जेंटाइन सी, लैब्राडोर सी, इनके बीच में आयरिश सी, सेल्टिक सी, नॉर्थ सी और नॉर्वेजियन सी। हमने और भी पढ़ा यहाँ पर बाल्टिक सी, फिर लैब्राडोर, हडसन ये हो गए, और क्या बचे मेडिटेरेनियन सी, ये वाला ब्लैक सी, ये वाला कैस्पियन सी, ये वाला जो छोटा सा पोर्शन है, और ये शायद यही है, ये है हमारा एरल सी। तो ये छोटे छोटे पोर्शन आपको थोड़ा थोड़ा मतलब मैप करने आना चाहिए, बस मैं ये कह रहा हूँ, चीजें अभी तक याद होनी चाहिए। अब हम इंडियन ओशन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन ओशन में कौन कौन से मार्जिनल सीज हम देखते हैं, आप देखो सबसे पहले तो ये कौन सा है, ये रहा अरेबियन सी, दूसरा ये रहा बे ऑफ बंगाल, ये दोनों तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पता होता है। फिर एक होता है जावा सी, तो जावा सी कहाँ पर है, जावा सुमात्रा वाले रीजन में, यहाँ पर आप देखोगे ये रहा जावा सी। इसके बाद पर्सियन गल्फ, पर्सियन गल्फ कहाँ पर है, ये वाला रीजन है। पर्सियन गल्फ अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन कौन से 2 मेजर कंट्रीज के बीच में है, तो आप क्या बताओगे, ये वाली जो कंट्री है, ये वाली, इसका नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये वाली जो कंट्री है ये है सऊदी अरेबिया, ये कंट्री जो है ये है ओमान। तो आप देखोगे पर्सियन गल्फ में ओमान का कोई रोल है क्या, है, कैसे मैं बताता हूँ आपको। और ऊपर कौन सा कंट्री है, ईरान। तो कभी भी अगर यूपीएससी ये स्टेटमेंट बनाती है कि पर्शियन गल्फ इज सराउंडेड बिटवीन द 2 कंट्रीज ऑफ ईरान एंड सऊदी अरेबिया, या फिर ईरान एंड यूएई, तो वो सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब मैं ओमान की थोड़ी सी बात करता हूँ। तो आपको भी छोटे मोबाइल में आप देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप अपना एटलस निकाल के देखना, और ये जो टिप है ना बिल्कुल यहाँ पर, ये जो टिप दिख रहा है आपको, ये वाला जो रीजन है, ये है तो यूएई वाले पोर्शन में ऐसा देखने में लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये ओमान की एक्सटेंडेड टेरिटरी है। ठीक, और यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट दिखा हुआ, क्योंकि हमने स्ट्रेट की बातें ऑलरेडी करी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ। अभी आगे स्ट्रेट पढ़ेंगे वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर कौन सा स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्या नाम है इसका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना। दूसरा जो इंडियन ओशन का एक पार्ट बनता है वो बनता है रेड सी। रेड सी को हमने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में नेसेंट सी का नाम दिया था, आपको अगर याद हो तो ये हमारा नेसेंट सी है, क्योंकि ये वाली प्लेट इधर शिफ्ट हो रही है, ये वाली प्लेट इधर शिफ्ट हो रही है, तो बीच में एक नया सी बना है जिसका नाम है नेसेंट सी। और आपको ये भी बात बतानी चाहिए कि रेड सी जो है वहां पर ये छोटा सा एक स्ट्रेट दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ये कौन सा रीजन है, ये है हमारा स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडाब। थोड़ा अजीब नाम है, लेकिन आप जब इसको 5 बार 6 बार पढ़ लोगे तो ये सब चीजें बिल्कुल आपके टिप्स पर होंगी। तो यहाँ पर एक गल्फ हमने देखा, कौन सा, पर्शियन गल्फ, और दूसरा एक और गल्फ है यहाँ पर, कहाँ पर है, ये वाला रीजन है। ये कौन सा रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, क्या बोलेंगे, गल्फ ऑफ एडन। तो क्या क्या चीज हमने यहाँ पे पढ़ी, एक तो हमने पढ़ा अंडमान सी। ठीक है, अंडमान सी कहाँ पर है, अंडमान सी यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, फिर इसके ऊपर एक और गल्फ है, आपको पता नहीं ये पता है कि नहीं,
यहां पर एक और गल्फ बनता है, इस वाले रीजन में। इस गल्फ को क्या नाम देते हैं हम? ये है हमारा गल्फ ऑफ मर्तबान। ठीक है, ये सारी चीजें आप मैप फटाफट से इसको कहीं पर आप नोट कर सकते हो अलग से कि इंडियन ओशन जब भी आए तो मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं, या फिर आप इनको अपने मैप में मार्कर से हाईलाइट कर सकते हो, या फिर मतलब अंडरलाइन कर सकते हो, जो भी आपको सही लगता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा इंडियन ओशन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं? एक है गल्फ ऑफ मर्तबान यहाँ पर, इसके बाद हमने पढ़ा बे ऑफ बंगाल, उसके बाद हमने पढ़ा अरेबियन सी, इसके बाद हमने पढ़ा पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ के यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये ओमान का टेरिटरी है, और इसीलिए यहाँ पर एक स्ट्रेट का जो नाम है, क्या नाम है उसका? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है। इसके बाद यहाँ वाले रीजन में आप देखोगे एक रेड सी है, और यहां पर कौन सा स्ट्रेट है? ये है हमारा बाबल मंदाब। इसके अलावा ये है हमारा गल्फ ऑफ एडन। इसके अलावा और क्या हमने पढ़ा? यहां पर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी हो गया, और हमने इसमें क्या नाम दिया था? एक पर्शियन गल्फ का नाम दिया था, एक गल्फ ऑफ एडन हो गया, रेड सी हो गया, जावा सी। जावा सी कहां पर है? जावा सुमात्रा वाला आइलैंड यहां पर हो गया, जावा सी हो गया, और इसके अलावा रेड सी पढ़ लिया हमने। तो ये इतनी सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर एक चैनल है, इस चैनल का नाम क्या है? मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, मोजाम्बिक कंट्री है, मोजाम्बिक कंट्री और मेडागास्कर के बीच में क्या है? जैसे वहां पर इंग्लिश चैनल था ना, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, इसी तरीके से मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में मोजाम्बिक चैनल है। इसके अलावा यहां पर आपको दो चीजें और याद होनी चाहिए, एक तो मॉरिशियस और एक रीयूनियन आइलैंड। तो ये दोनों कंट्रीज, और इसके अलावा थोड़े थोड़े लोकेशंस, जैसे कि यहाँ पर मालदीव्स है कंट्री हमारा, इसके ऊपर यहाँ पर लक्षद्वीप पड़ता है, यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है। ठीक, इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इंडियन ओशन के लगभग हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है कि मैप में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा जो कि हमें इंडियन ओशन के अंदर में याद होना चाहिए। अब इसके अलावा यहां पर भी आप देखोगे गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबाट। गल्फ ऑफ कच्छ से याद आया कि कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कौन सी रिवर है जो कि किसी भी ओशन में नहीं मिलती है, और मैंने बताया था कि आपको वो इन्हीं सब रीजन्स में देखने को मिलती है। तो किसी ने उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर भी किया था। इसका करेक्ट आंसर होगा लूनी रिवर। लूनी रिवर एक्चुअल में अरावली रेंजेस से निकलती है। अरावली रेंज कुछ यहां पर है, इस रेंज से निकलती है, और रन ऑफ कच्छ में, रन ऑफ कच्छ कहां पर है? ये वाला डिजर्ट एरिया है, बिल्कुल सूखा होता है यहां पर, इसीलिए इसको रन बोलते हैं, रन ऑफ कच्छ। ठीक है, तो ये जो रन है यहीं पर ये खो जाती है, तो इसीलिए क्या बोल सकते हैं कि लूनी एक ऐसी रिवर है जो कि किसी भी ओशन से नहीं मिलती है। ये आंसर आपको मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल सीज ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। अब मेडिटेरेनियन सी में कौन कौन से मार्जिनल सीज हैं वो हम देखते हैं। बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जोन है एक्चुअल में, क्योंकि हमें पता है कि न्यूज में बहुत सारे रिफ्यूजी क्राइसिस होते हैं इसके जस्ट बगल में, और इसीलिए यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक भी बन जाता है मेडिटेरेनियन सी। फिलहाल अभी यहाँ पर एड्रियाटिक सी और एजियन सी लिखा हुआ है। तो आप देखो, थोड़े बड़े मैप में आपको दिखाता हूँ मैं, ये सब तो अच्छे समझ में आएगा। आप ये मैप देखो, ये है हमारा अंदर वाला, ये मेडिटेरेनियन सी है। अब यहाँ पर और भी चीजें जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, कौन कौन सी? एक तो हमने पढ़ा है नॉर्वेजियन सी पढ़ रखा है, इसके अलावा हमने नॉर्थ सी पढ़ लिया है, और ये अटलांटिक ओशन तो हमें पता ही है। और अब हम पढ़ रहे हैं मेडिटेरेनियन सी। अब मेडिटेरेनियन सी में आपको पता होना चाहिए कुछ चीजें, जैसे कि ये कौन सी कंट्री है? ये है हमारी इटली। ठीक है, ये दो जो कंट्रीज हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाला जो छोटा ऊपर वाला आइलैंड है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्सिका। इन सबका आप जिक्र पढ़ेंगे जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, और उसमें जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ते हैं तो यहां पर कॉर्सिका का नाम जरूर से आता है। और इसके नीचे वाला जो है इसका क्या नाम है? इसका नाम है सार्डिनिया। ठीक है, तो ये दोनों आइलैंड्स कौन सी है? कॉर्सिका और सार्डिनिया। आपने तमाशा मूवी देखी होगी अगर, तो तमाशा मूवी जो है वो पूरी की पूरी कॉर्सिका के आइलैंड्स में ही शूट हुई है, तो उसमें कॉर्सिका का जिक्र भी बहुत बार आता है। इसके अलावा ये जो एक आइलैंड आप देख रहे हो इटली के नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं सिसिली। ठीक है, सिसिली स्टेट्स है। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर से आया होगा कि आखिरकार इन दो जो छोटे छोटे पैसेजेस हैं इनके बीच में भी तो एक स्ट्रेट बन रहा है। इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ बोनाफेसियो। क्या नाम है? स्ट्रेट ऑफ बोनाफेसियो। इसके अलावा यहां पर ये और ये इटली और दोनों के बीच में, इटली और सिसिली के बीच में एक स्ट्रेट आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मेसिना। मुझे पता है कि थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच रही है, लेकिन फिर भी आप एक बार इन चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो फिर आपको कभी भी फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने क्या पढ़ा? ये वाला छोटा आइलैंड कॉर्सिका, नीचे सार्डिनिया, इनके बीच में जो स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ बोनाफेसियो, और ये रहा इटली, इटली के नीचे जस्ट है सिसिली, और सिसिली और इटली के बीच में जो एक स्ट्रेट है उसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मेसिना। फिलहाल यहां पर हम पढ़ते हैं एड्रियाटिक और एजियन सी। एड्रियाटिक सी कहां पर है? ये वाला है एड्रियाटिक सी। और एजियन सी कहां पर है? ये है एजियन सी। तो कभी भी पूछा जाए कि एजियन सी किन दो कंट्रीज के बीच में है, तो आप क्या बताओगे? देखो, एजियन सी जो है ये वाला जो कंट्री है ये है हमारा ग्रीस। ठीक है, और ये कौन सी कंट्री है? ये कंट्री है हमारी टर्की। तो टर्की और ग्रीस के बीच में कौन सा ओशन है? सॉरी, सी कौन सा है? ये है एजियन सी। और यहां पर एड्रियाटिक सी कहां पर है? तो वो इटली एक तरफ है, और दूसरी तरफ ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं, जैसे कि आप स्लोवेनिया, क्रोएशिया, अल्बानिया, ये सारे कंट्रीज को यहां पर काउंट कर सकते हो। इसके बाद यहां पर एक और सी है, ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं आयोनियन सी। ठीक है, और ये तो पूरा हमारे पास मेडिटेरेनियन सी है ही है, ये वाला पूरा रीजन। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन लेते हैं यहां पर। अच्छा, यहां पर एक ये जो रीजन है, ये रीजन गल्फ की तरह दिख रहा होगा आपको, ये पता है क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग गल्फ ऑफ लायंस, शेर का गल्फ है। बस इतना बहुत है। तो फिर एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने इसमें। एक तो हमने पढ़ा यहाँ पर एड्रियाटिक सी, यहाँ पर पढ़ा हमने एजियन सी, फिर इसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर आयोनियन सी,
फिर ये जो कुछ ओशन है, यहाँ पर हमने पढ़ा अभी कौन सा गल्फ है, गल्फ ऑफ लायंस, ये पूरा मेडिटेरेनियन सी है ही है। यहाँ पर हमने पढ़ा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्सिका, इसको क्या बोलते हैं, सार्डिनिया। इन दोनों के बीच में क्या है, ये है स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस, ये है हमारा इटली, ये है सिसिली, इन दोनों के बीच में क्या है, स्ट्रेट ऑफ मेसिना। ठीक है, ये 3-4 बार मैंने खुद ही बोल दिया तो आपको ये सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप समझो कि ये कौन सी सी है, ये हमारी है ब्लैक सी। ठीक, लेकिन जो इसके ऊपर, इसके सिर के ऊपर एक जो छोटा सा सी दिख रहा है, इसका क्या नाम है, ये है एजोव सी। ठीक है, और फिर यहां पर आप देखते होगे कि एक और छोटा सा सी है, ये कौन सा सी है, इसको बोलते हैं हम लोग सी ऑफ मार्मरा। ठीक, क्या हो गया, एजोव सी, ब्लैक सी, सी ऑफ मार्मरा। अब इनके बीच में आपको दो स्ट्रेट्स देखने को मिल रहे होंगे, एक तो ये वाला स्ट्रेट है यहां पर, और दूसरा स्ट्रेट यहां पर है। तो जो ये वाला स्ट्रेट है, इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से ये मार्मरा सी है तो इसका स्ट्रेट ऑफ मार्मरा ही नाम हो जाएगा। ठीक, ये तो इजी हो गया। यहां पर जो एक रीजन है, ये थोड़ा सा कठिन नाम है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ डार्डनल्स। मार्मरा सी मतलब कि अगर हम यहां से यहां तक पूरा आए तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम एजोव सी में गए, एजोव सी से हम आए ब्लैक सी में, ब्लैक सी से हम स्ट्रेट ऑफ मार्मरा होते हुए मार्मरा सी में आए, और फिर स्ट्रेट ऑफ डार्डनल सी से होते हुए कहां पर आ गए, एजियन सी में आ गए, और एजियन सी से फिर आगे हम बढ़ेंगे तो मेडिटेरेनियन सी। और इस मेडिटेरेनियन सी से अगर बाहर अटलांटिक ओशन में जाना हो तो ये कौन सा स्ट्रेट होगा, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, क्या नाम है इसका, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक, तो इतनी इंफॉर्मेशन यहां से हमें कलेक्ट करनी थी। इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे मार्जिनल सीज में, बेरिंग सी, सेलेब सी, कोरल सी, ईस्ट चाइना सी, फिलीपीन सी ऑफ जापान, सी ऑफ ओखोत्स्क, साउथ चाइना सी, तस्मान सी और येलो सी। इनको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पर डिस्कस करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग भी है, और प्लस आप लोग भी बोर हो सकते हो। तो इस पूरे लेक्चर के बाद 1-2 घंटे आप आराम करो, और उसके बाद इन सभी ओशन और सीज को जरा वापस से रिलेट करके देख लो, जिसमें से हमने बेरिंग सी को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सी ऑफ जापान भी बहुत ईजी है, जापान के आसपास होगा। लेकिन इसके अलावा ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी कहां पर है, क्या डिफरेंस है। इवन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक तस्मान सी है, येलो सी कहां पर है, कोरिया के पास में। फिलीपीन सी, फिलीपींस के पास में है। सी ऑफ ओखोत्स्क भी आप देखोगे कि ये भी जापान के ही पास में है। सेलेब सी भी उसी रीजन में दिखेगा। मतलब ये पूरे के पूरे आपको पैसिफिक ओशन के अंदर में सब के सब देखने को मिल जाएंगे। इनको आप मैप में लोकेट करना और इन सबको अंडरलाइन कर लेना। फिर दूसरे और कौन कौन से सीज हैं, तो एक तो कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी के अलावा हमने एक पढ़ा था डेड सी। और अब आपका एक छोटा सा होमवर्क और है कि आप ये रिवाइज करो कि डेड सी जो है वो किन 2 कंट्रीज के बीच में है। चलो अच्छा मैं बता ही देता हूं। एक तो था सीरिया और एक था जॉर्डन। सही हूं क्या मैं, सीरिया और जॉर्डन के बीच में क्या था, डेड सी मिलता हमको। अब ये कहां पर है मैप में, जरा इसको भी आप लोकेट करके देख लोगे। ठीक है, जॉर्डन कहां पे है और सीरिया कहां पर है। अरे बहुत क्वेश्चन पूछे गए भाई, जॉर्डन सीरिया, मतलब ये तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है 3-4 सालों में। फिर अब हम पढ़ते हैं मार्जिनल सी। अब हमने लोकेट कर लिया कहां कहां पर है, अब और ज्यादा टेंशन लेने की आपकी जरूरत नहीं है। देखो मार्जिनल सीज क्या है, अब इसका ह्यूमन इंपैक्ट क्या है। चीजें क्या होंगी कि मार्जिनल सीज, जैसा कि हमने बताया कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पर काफी हद तक कॉन्सेंट्रेटेड होगी, क्योंकि लगभग ये ह्यूमन जहां पर सेटलमेंट्स होती है उनके इर्द गिर्द ही मार्जिनल सीज देखने को मिलते हैं। इसके बाद ये जो है पॉल्यूशन के द्वारा भी ज्यादा ससेप्टेबल होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। तो जहां पर जितनी ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज वहां पर उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन। जितने भी पॉलिथीन्स वगैरह यूज होते हैं या फिर हम लोग जो भी रिवर्स में चीजों को बहाते हैं, उनके बाद वो कहां पर आती होंगी, फाइनली तो वो ओशन में ही मिलती होंगी। और इन ओशन में जहां पर मिलती होंगी तो ये कुछ ना कुछ मार्जिनल सी बनाते होंगे। इसीलिए इन मार्जिनल सीज को हम द मोस्ट पॉल्यूटेड एरिया बोल सकते हैं ओशन का। फिर ये ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने पढ़ा कि ये फिशरीज इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। हम ये बोल सकते हैं पूरे वर्ल्ड का मोर देन 90% ऑफ द फिशरीज इंडस्ट्रीज जो है वो इन्हीं मार्जिनल सीज पर कहीं ना कहीं बेस्ड हैं। और ये लगभग अगर हम एक कोस्ट रीजन डिफाइन करें कि इसके इधर कोस्टल रीजन है और इसके इधर वाटर सरफेस है, पूरा ओशन सरफेस है, तो इसके अंदर तक हम ओशन के अंदर जाएं और लगभग 200 किलोमीटर का रेंज हम देख सकते हैं, जहां पर इन मार्जिनल सीज के अंदर ऐसी फिशरीज इंडस्ट्रीज को हम बढ़ते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि देखो बहुत सारे एक्टिविटीज हमने पढ़ा था ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर हम लोग क्या देखने को मिलता है, हम लोग को ऑयल्स की अलग अलग जो भी एक्सट्रैक्शंस होते हैं, मतलब जो भी फॉसिल फ्यूल की हम बात कर रहे थे वो कहां पर अंदर चले जाते हैं, वो यही कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब कि मार्जिनल सीज के पास में ही देखते होंगे। तो इसीलिए ऑफ शोर ऑयल ड्रिलिंग, मतलब कि शोर से थोड़ा सा अंदर ऑफ शोर होके ऑयल ड्रिलिंग वगैरह होता है, जिसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, मुंबई हाई। ठीक है, इसके अलावा आप देखो कि ऑयल ड्रिलिंग से भी तो कुछ ना कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते होंगे जो कि पॉल्यूटेंट के फॉर्म में इन्हीं सब जगहों पर रिलीज होते होंगे। इनके अलावा डिटर्जेंट, प्लास्टिक, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये सब के सब मार्जिनल सीज पर हमको देखने को मिलते होंगे। इसीलिए मार्जिनल सीज सबसे ज्यादा एडवर्सली अफेक्टेड रीजन है पूरे के पूरे ओशन का। आप ये भी देखते होंगे कि बहुत बार आसपास के जो भी लैंड मासेस होते हैं, इन लैंड मासेस से पॉलिथीन का कचरा या फिर ये सब चीजें जो भी ओशन में हम फेंक देते हैं, ये धीरे धीरे वेव्स की सहायता से मार्जिनल्स पर पहुंच जाते हैं, कोस्टल रीजन पर पहुंच जाते हैं और ये वापस से मार्जिनल सीज को पॉल्यूट करते हैं। तो जितने भी ओपन ओशंस में जो भी कचड़े वगैरह फेंके जाते हैं वो भी बह के वेव एक्शन से कहां पर आ जाते हैं, मार्जिनल सीज पर ही आ जाते हैं।
इसके अलावा फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम की बात करते हैं, जिसको हम लोग एल्गल ब्लूम का भी नाम देते हैं। तो एक्चुअल में क्या देखा गया कि फाइटोप्लैंक्टन एक्चुअल में है क्या? तो आप समझो फाइटोप्लैंक्टन एक